Dear students, this is the fourth lecture in Power Electronics course, and in this lecture we'll study about silicon controlled rectifiers. सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का आपको इसमें एक अगर देखें तो यहाँ पे एक सिंबल नज़र आ रहा है एंड इट हैज़ 3 टर्मिनल्स एनोड कैथोड एंड गेट। इसके अलावा आपको इसी स्लाइड के अंदर रियल जो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इस पैकिंग में भी हो सकता है, ये हॉकी पक टाइप किस्म का भी हो सकता है। ये रेड एंड वाइट जो नज़र आ रही है, दिस इज़ गेट टर्मिनल एंड दिस इज़ ऑल्सो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और ये इसकी गेट टर्मिनल है। इस तरह अगर आप मॉड्यूल पैक के अंदर देखें तो आपको ये सेमिक्रॉन कंपनी का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, और ये हीट सिंक के ऊपर माउंटेड है, और ये जो है ये वाली पिंस हैं, ये इसकी गेट की पिंस हैं। SCR is a semi-controlled switch और a regenerative device। सेमी कंट्रोल स्विच के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये ऐसा स्विच है कि जिसको टर्न ऑन जो है वो गेट पे अगर हम कोई सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी, बट जो इसका ऑफ होना है वो सर्किट की करंट और वोल्टेज लेवल्स पर डिपेंडेंट है कि एक ख़ास हद तक जब करंट उसकी होल्डिंग करंट से नीचे नहीं आएगी तब तक डिवाइस ऑफ नहीं होगी। SCR यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि इसमें से करंट जो है मेन वो एनोड टू कैथोड फ्लो करेगा, और बाईपोलर डिवाइस को इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों साइड्स पे वोल्टेज को विथस्टैंड करते हैं। SCRs की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली हमने पहले भी बताया था कि SCR जो हैं उनकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी काफ़ी हाई है, और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इनकी स्विचिंग स्पीड जो है वो कम है। मॉसफेट और IGBTs ये SCR के कंपैरिजन के लिहाज से काफ़ी अच्छी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की डिवाइसेस हैं। SCR इज़ अ 4 लेयर डिवाइस, जैसा कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है P1, N1, P2, N2, और इस डिवाइस के 3 जंक्शंस हैं, जंक्शन J1, J2 और J3। ये जो N2 लेयर है इसको N प्लस लेयर भी कहते हैं क्योंकि ये हैविली डोप्ड है, और वैसे ये जो एरिया होगा वो थिन होगा। N1 जो है इस डिवाइस में सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है और लाइटली डोप्ड है। N माइनस of this SCR of a state can In this slide we will see different modes of operation of silicon controlled rectifier. फर्स्ट मोड जिसकी मैं बात करूंगा दैट इज़ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, ये इस एरिया की बात कर रहे हैं। In this mode, anode is more positive with respect to cathode and we are not applying IG, कि गेट पे हम कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे, और ये देखें ये आपका जो एनोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और कैथोड नेगेटिव के साथ। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा कि जब ये एनोड पी टाइप मटेरियल के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके पास ये वाला जंक्शन जो है, ये देखें यहाँ पे ये वाला जंक्शन जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जंक्शन J3 जो है ये भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और ये दरमियान वाला जंक्शन जो J2 है ये रिवर्स बायस होगा और ओपन बिहेव करेगा। इस कंडीशंस के अंदर आपके पास डिवाइस के अंदर से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। अगर आपको इसको IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के ऊपर देखें तो ये एरिया जो मैंने आपको कहा था ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है। इसके अंदर ये देखें आपके पास वेरी लेस करंट इज फ्लोइंग इन द डिवाइस। अभी आपने डिवाइस पे कोई भी IG प्रोवाइड नहीं की। अगर आप इस एनोड टू कैथोड पोटेंशियल को इंक्रीज करते चले जाएं तो एक पॉइंट आ जाएगा जिसको हम ब्रेक ओवर पॉइंट कहेंगे, ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर पॉइंट।
जो ही डिवाइस इस पॉइंट से ऊपर वोल्टेज होगी ए टू के एनोड टू कैथोड, तो डिवाइस देखें ये वहाँ से ऑन हो जाएगी और वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा और डिवाइस कंडक्शन कर जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहेंगे डिवाइस लैच हो गई है। अगर मैं कहूँ कि वोल्टेज अक्रॉस एनोड टू कैथोड अगर वो इंक्रीज़ कर जाए वी एफ बी ओ फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे, तो डिवाइस ऑन हो जाती है। बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि जिस तरह डिवाइस को ऑन किया जाए, क्योंकि डिवाइस को ऑन करने का सही तरीका ये है कि अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चली जाए डिवाइस के एनोड टू कैथोड, आपके पास इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो और हम उस पर गेट पल्स अप्लाई करें, तो तब डिवाइस को ऑन होना चाहिए। हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि हम उसकी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करें, क्योंकि इस तरह अगर हम कई दफ़ा वोल्टेज अप्लाई होगी तो डिवाइस डैमेज होने का ख़तरा है। इस स्लाइड में हम एससीआर का एक और मोड देखेंगे जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इस मोड में एनोड इज़ मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अगर आप इधर देखें कि एनोड इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, और इसमें हम फिर गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो गेट सिग्नल अप्लाई करने के लिए आप देखें ये बाइसिंग हुई हुई है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखा जाए तो हमारे पास फिर उसी तरह ये जंक्शन J1 जो है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, और इसी तरह जंक्शन J2 भी फॉरवर्ड बायस है वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया है, और जंक्शन J2 अभी आपके पास ओपन सर्किट है। इसी कंडीशन में जब हम IG अप्लाई कर देंगे तो जंक्शन J2 के ऊपर चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर ये वाला जंक्शन भी शॉर्ट हो जाएगा, और आपके पास एनोड टू कैथोड रेटेड करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगी, और डिवाइस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम हो जाएगा, जैसे कि इस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट है। अगर इसी फिनोमेना को मैं इस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पे शो करना चाहूँ, तो जब एनोड टू कैथोड पोटेंशियल आपके पास इस तरह है जिस तरह ये बाइसिंग हुई हुई है कि एनोड इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वाली जो कंडीशंस है वही सेटिस्फाइड कर रही हैं इसको। और इस टाइम पे देखें आपने IG प्रोवाइड कर दिया, अगर गेट सिग्नल प्रोवाइड किया, तो ये जल्दी आपकी जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है उसमें चली जाएगी, और ये रीजन जो है ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। इस रीजन के अंदर डिवाइस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत कम होगा और डिवाइस लैच हो जाएगी। ये IL जो है दिस इज़ कॉल्ड लैचिंग पॉइंट या लैचिंग करंट वाला पॉइंट है, और इसी तरह अगर आप इसके ऊपर ये देखें ये होल्डिंग करंट वाला पॉइंट है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि ये लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होती हैं। लास्ट मोड जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज़ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और अगर आपको याद हो कि डायोड की जब हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी थी जब वो रिवर्स बायस में होता था, तो SCR की भी जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है वो कुछ देखने में बिल्कुल उसकी तरह होगी, डायोड की तरह होगी। अगर आप इस फिगर में इस एरिया को देखें कि जब ये डिवाइस रिवर्स बायस्ड है तो इसके अंदर से कुछ रिवर्स लीकेज करंट गुजरती है, और इस पॉइंट पे जाके रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है जहाँ पे डिवाइस जाके ब्रेकडाउन की तरफ चली जाती है और एक्सेसिव करंट डिवाइस के अंदर से गुजर जाती है। अगर हम जंक्शंस के लिहाज से देखें तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या है, आपका जो ये एनोड है ये आपके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इस कन्फिग्रेशन की वजह से क्या होगा कि आपके पास जंक्शन J1 जो है ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और जंक्शन J3 भी आपके पास रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, और जंक्शन J2 जो है आपके पास ये शॉर्ट सर्किट नज़र आ रहा है। IV करेक्टरिस्टिक्स कर्व से हमें यही नज़र आता है कि इसकी भी जो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डायोड की तरह ही हैं। इस स्लाइड पे हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो डिवाइस है इसके इम्पोर्टेंट डाटाशीट पैरामीटर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये लैचिंग करंट है। इस स्लाइड में हम इनकी डेफिनेशंस या इनको देखेंगे कि ये
जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, पीक रेपिटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, पीक रेपिटेटिव रिवर्स वोल्टेज, ये है क्या। और नेक्स्ट स्लाइड में जब हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के ऊपर मैं फिर आपको ये सारी चीज़ें दोबारा भी बताऊंगा। तो पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि ये क्या है। लैचिंग करंट की बात करें, मिनिमम एनोड करंट मस्ट फ्लो थ्रू द एससीआर in order for it to stay on initially after the gate signal is removed। कि जब आपके पास डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर थी और आपने गेट सिग्नल अप्लाई किया तो डिवाइस को लैच हो जाना चाहिए। आई लैचिंग एक ऐसी मिनिमम करंट की वैल्यू है जिससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो करना शुरू कर दी है एनोड टू कैथोड तो तब डिवाइस आपके पास क्या होगा, लैच हो जाएगी और फिर डिवाइस के अंदर से रेटेड करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड फ्लो करना शुरू कर देगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने की है कि अगर आपने डिवाइस लैच नहीं हुई और उससे पहले आपने गेट सिग्नल को रिमूव कर दिया है तो डिवाइस टर्न ऑन नहीं होगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप गेट सिग्नल उस वक्त तक अप्लाई करें या गेट पल्स जो है उतने टाइम ड्यूरेशन की होनी चाहिए कि डिवाइस को कंप्लीटली लैच हो जाना चाहिए। अब हम सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं, दैट इज होल्डिंग करंट। आफ्टर द एससीआर इज लैच्ड अ सर्टेन मिनिमम करंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन। इफ द एनोड करंट इज रिड्यूस्ड बिलो दिस क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एससीआर करंट, एससीआर विल टर्न ऑफ। अगर अगर इसको हम आसान लफ्ज़ों में देखें तो ये है कि जब आपकी डिवाइस लैच हो चुकी है, उसके अंदर से रेटेड करंट गुजर रही है, अब आपने डिवाइस को ऑफ करना है तो एस सी आर के करेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर आपको होल्डिंग करंट का एक पॉइंट नज़र आएगा। तो आपने करंट को किसी बाईपास पाथ पे ले जाना है या उसके साथ कम्यूटेशन सर्किट लगाना है जो उसको ऑफ करे, ताकि ये जो डिवाइस की करंट है जो कि होल्डिंग करंट की वैल्यू है उससे जब नीचे आ जाएगी तो डिवाइस ऑफ हो जाएगी। अगर आप इसको जो करंट को बाईपास पाथ दे रहे हैं कि करंट दूसरे किसी पाथ से गुजर जाए और करंट होल्डिंग वैल्यू से नीचे नहीं आती तो डिवाइस ऑफ नहीं होगी। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर पॉइंट, ये अब प्रीवियस स्लाइड में भी देख चुके हैं कि जब आप एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और डिवाइस के अंदर से डिवाइस किस में चली जाती थी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर जाते हुए जब इस पोटेंशियल को आप इंक्रीज़ करते जाते हैं तो फॉरवर्ड साइड पे एक पॉइंट आता था जिसको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर पॉइंट कहते थे, जहाँ पे जाके डिवाइस ऑन हो जाती थी। ये पॉइंट भी डायोड की डाटा शीट के अंदर दिया हुआ होगा और हमें इस बात की एहतियात करनी है कि जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो इस डिवाइस की डाटा शीट के जो ब्रेक ओवर पॉइंट है उससे कम होनी चाहिए। एक और पैरामीटर, पीक रेपिटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। इट इज़ द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज द एस सी आर कैन ब्लॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि जब वो फॉरवर्ड बायस है तो मैक्सिमम कितनी वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वी डी आर एम। इसी तरह वी आर आर एम है नेक्स्ट पैरामीटर, पीक रेपिटेटिव रिवर्स वोल्टेज। इट इज़ द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज द एस सी आर कैन ब्लॉक विदाउट गोइंग टू द ब्रेक डाउन इन द रिवर्स रीजन, कि रिवर्स रीजन के अंदर जब है तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे के सारे पैरामीटर्स मैं इसके बाद आपको एक डाटा शीट दिखाऊंगा, उस पे भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं। ये आपके पास एस सी आर का आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो प्रीवियसली भी हमने देखा है, लेकिन अब इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर हम इसके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करें तो ये आपके पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है सारा। इसके अंदर आप एनोड टू कैथोड पोटेंशियल, एनोड को पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड जब आप पोटेंशियल देते हैं तो डिवाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और आपके पास डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होती है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर डिवाइस के अंदर से अगर आप देखें तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट गुजर रहा है। इस तरह फॉरवर्ड साइड पे एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ब्रेक ओवर वोल्टेज है जिसको आपने अटेन नहीं करना। जो इन डिवाइस आपके पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो और आप गेट पे ट्रिगर पल्स दे दें तो डिवाइस आपकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से
कंडक्शन मोड की तरफ चली जाती है, इस पॉइंट पे आएगी और इसके बाद डिवाइस के अंदर से जो रेटेड करंट है वो फ्लो करने शुरू कर देगी और फिर हम डिवाइस को क्या कहेंगे कि ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चली गई है। इस टाइम पे डिवाइस के अंदर से जो करंट वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो कम होगा। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने ये वाला गेट सिग्नल इस पे अप्लाई किया था तो गेट सिग्नल उस टाइम तक अप्लाइड रहना चाहिए जब तक करंट इस लैचिंग करंट के पॉइंट से ऊपर न चली जाए। वंस इससे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा तो डिवाइस जो है वो लैच हो जाएगी और उसके अंदर से रेटेड करंट फ्लो करेगी। अब अगर अब आपने डिवाइस को ऑफ करना है तो फिर देखें कि आपके पास ये एक पैरामीटर इधर और नज़र आ रहा है होल्डिंग करंट का। तो होल्डिंग करंट जब भी आप इस डिवाइस को ऑफ करेंगे तो डिवाइस की जो एनोड से कैथोड की करंट फ्लो कर रही थी वो इस होल्डिंग करंट की मैग्नीट्यूड से जब उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तब डिवाइस जाके ऑफ होगी, अदरवाइज डिवाइस ऑफ नहीं होगी। ये जो रिवर्स रीजन है, रिवर्स रीजन को तो हम पहले भी उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें से कुछ लीकेज करंट गुजरेगी और ब्रेक ओवर हो जाएगा। ये आपके पास एक SCR की डाटा शीट है और इसके 3 टर्मिनल्स कैथोड, एनोड और गेट। वो जो डाटा शीट पैरामीटर्स हम पहले देख के चुके हैं, अब हम किसी एक रियल डाटा शीट के अंदर देखते हैं, जैसे कि VDRM और VRRM है। यहाँ पे देखें ये मॉडल नेम के लिहाज से वेरी कर रहे हैं। पहले 100 वोल्ट हैं दोनों। पीक रेपिटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज और रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज दोनों बराबर ही हैं और अगली डिवाइस में 200 इस मॉडल के लिहाज से जब आप इसको ऑर्डर करेंगे तो आप इतने वोल्ट्स की डिवाइस ले सकेंगे। इसकी अगर हम करंट की बात करें तो ये इसकी करंट रेटिंग है 73 एम्पियर। और इसी तरह इस डिवाइस के कुछ फीचर्स इधर लिखे हुए हैं। हाई सर्च कैपेबिलिटी, ऑन स्टेट करंट, हाई ऑन स्टेट करंट है। बाकी भी पैरामीटर्स इधर दिए हुए हैं, जिस तरह I2T रेटिंग है। I2T रेटिंग हमें फ्यूजिंग रिक्वायरमेंट्स को देखने के लिए बड़ी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये सर्ज एनर्जी है तो हम देखेंगे कि ये डिवाइस कितना विस्टैंड कर सकती है I2T रेटिंग, और उसके मुताबिक हम उसके फ्यूज़ को देखेंगे। इस स्लाइड में भी वही डाटा शीट के कुछ पैरामीटर्स हैं, जिस तरह गेट में देखें कि कितनी गेट वोल्टेज उसको अप्लाई करनी है और कितनी करंट उसकी रिक्वायर्ड होगी गेट पे, 15 वोल्ट्स है। इसी तरह लैचिंग करंट अगर आप देखें तो ये 40 मिली एम्पियर्स है कि डिवाइस को लैच करने के लिए आपको जो करंट रिक्वायर्ड होगी वो 40 है। डिवाइस को जब ऑफ कर रहे होंगे तो 20 मिली एम्प से उसके एम्पलीट्यूड को नीचे लाना पड़ेगा, तब जाके होल्डिंग करंट से नीचे लाएंगे तब जाके आपके पास डिवाइस टर्न ऑफ होगी। इसी तरह इसकी dV/dt और di/dt रेटिंग्स दी हुई हैं वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में, और di/dt जो होती हैं एम्पेयर्स पर माइक्रो सेकेंड में। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि ये पैरामीटर्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अब हम इस स्लाइड पे से आगे हम देखते हैं कि हम डिवाइस की प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में जब हमने डाटा शीट पैरामीटर्स को देखा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि dV/dt भी आपके पास मैक्स दिया हुआ था, इसी तरह di/dt मैक्स भी आपके पास होता है डायोड की डाटा शीट के अंदर। तो आपने उन डाटा शीट पैरामीटर्स को भी देखना है। जैसे कि पहले हम अगर बात करें di/dt, तो di/dt डाटा शीट के अंदर दिया हुआ होगा, तो उसके जो यूनिट्स होंगे आपके पास एम्पियर्स पर माइक्रो सेकेंड है। जब आप डिवाइस को ऑन करते हैं, देखें अगर इस फिगर के अंदर कि आपने एनोड पॉजिटिव कर दिया, कैथोड नेगेटिव है, और आप यहाँ से गेट से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं इस जंक्शन के अंदर, तो क्या होगा कि डिवाइस के अंदर कंडक्शन फैलेगी। लेकिन अगर एनोड टू कैथोड करंट का जो रेट है वो di/dt मैक्स रेटिंग से ज़्यादा है तो डिवाइस के अंदर से करंट रश करेगी और डिवाइस जो है वो आपके पास हीट अप हो जाएगी और उसके अंदर हॉट स्पॉट्स जनरेट होंगे और डिवाइस डैमेज होगी। अगर हम इस स्लाइड पे देखें कि इफ़ द रेट एट विच द एनोड करंट
increases is much greater than the rate at which the conduction area increases, तो देयर विल बी ओवर हीटिंग और हॉट स्पॉट्स क्रिएट होंगे और डिवाइस डैमेज हो जाएगी। तो इस हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या जो di/dt मैक्स रेटिंग दी हुई होगी उसको अगर हम अपोज करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा डिवाइस के सीरीज़ में, क्योंकि अगर हम अपने प्रीवियस कोर्स के नॉलेज से देखें तो V इज टू एल di/dt, तो ये इंडक्टर जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा। इसकी डायोड की जो di/dt रेटिंग्स जो उसकी डाटा शीट के अंदर से लेंगे हम, और उसके मुताबिक हम इस फार्मूले के तहत अपने इंडक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और ये इंडक्टर जो है वो डिवाइस के सीरीज़ कनेक्शन के साथ होगा। इस प्रोटेक्शन को हम कहेंगे कि di/dt प्रोटेक्शन है हमारी। आप ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें आपके पास यहाँ पे जो इनपुट सोर्स वोल्टेज दी हुई है 208 वोल्ट्स है। इसके साथ ये देखें, ये स्विच के साथ एक SCR कनेक्टेड है और यहाँ पे इस लोड को ड्राइव कर रहे हैं और ये लोड जो है ये 10 ओम्स का है। और जो आपके पास डायोड की डाटा शीट के अंदर पैरामीटर दिए हुए हैं दैट इज़ di/dt 20 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड्स। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस इंडक्टर और पीक वैल्यू आपने लेनी है वोल्टेज की। ये जो आपके पास दी हुई RMS है। इसी तरह आप हाई dV/dt के लिहाज से भी SCR को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द SCR बहुत हाई है तो इससे क्या होगा कि SCR आपका ट्रिगर हो जाएगा और ये ट्रिगरिंग जो होगी वो फॉल्स ट्रिगरिंग होगी। और ये जो dV/dt रेटिंग्स होती हैं ये वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड्स में डायोड की डाटा शीट के अंदर गिवन होती हैं और आपने ये अवॉइड करनी है। अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज इस रेट से ज़्यादा चेंज होगी तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, अनस्केड्यूल्ड फायरिंग होगी जो कि अनडिज़ायरेबल कंडीशन है, क्योंकि आप इस टाइम पे SCR को ऑन नहीं करना चाह रहे थे और SCR ऑन हो गया है। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अवॉइड करने के लिए जो सर्किट एलिमेंट हम यूज़ करते हैं नॉर्मली दैट इज़ कैपेसिटर CdV/dt इसकी इक्वेशन, और इसका साथ कम्बिनेशन में हम एक R लगाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द RC snubber protection in order to avoid high dV/dt across the SCR। और इस R और C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फार्मूलाज दिए हुए हैं। VDRM इज़ योर पीक रेपिटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम RC snubber नेटवर्क की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो SCR की जो VDRM दी हुई है वो 600 वोल्ट्स, dV/dt उसकी डाटा शीट से दी हुई है 25 वोल्ट्स पर माइक्रो सेकेंड, और di/dt भी रेटिंग्स दी हुई हैं। और आपके पास जो ये सर्किट जिस लोड को एनर्जाइज कर रहा है स्विच के ऑन होने के बाद वो है 100 ओम्स रेजिस्टिव लोड है, और आपने डिज़ाइन करनी है इसके RC snubber नेटवर्क। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो मैंने आपको जितने भी डाटा शीट पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट बताए थे वो आप दोबारा जाके डाटा शीट को खोल के भी देख सकते हैं। डाटा शीट के नीचे लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से वो डाटा शीट मैंने डाउनलोड की है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स आप इंपॉर्टेंट जितने भी पैरामीटर्स थे इनको आप जाके डाटा शीट पे भी देखें, प्लस ये दूसरा प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करें। आज के इसी लेक्चर में हम मज़ीद दो डिवाइसेस देखेंगे। वन इज़ डाईएक और दूसरी इसके बाद जो हम डिवाइस देखेंगे दैट इज़ ट्राईएक। SCR के साथ डाईएक को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाईएक नॉर्मली जब भी हम प्रैक्टिकल सर्किट्स की बात करें तो ये SCR को ड्राइव करने की सर्किटरी में जब उसको हम ट्रिगर करते हैं, ट्रिगरिंग नेटवर्क में हम डाईएक्स को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टू ट्रिगर दी अदर डिवाइसेस। डाईएक को हम डायोड AC स्विच भी कहते हैं।
Diac is a bidirectional semiconductor switch that can be turned on in both directions. फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ये ऑन होगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी ये ऑन होगा। ये आपके पास जो है डायैक का सिंबल है। इस डायैक के सिंबल में अगर ये दो ब्लैक देखें ट्रायंगल्स बनी हुई है, ये आपको दो डायोड्स नज़र आ रहे हैं और इसके दो टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल को हम कहेंगे एनोड 1 या मेन टर्मिनल 1 और दूसरा टर्मिनल होता है इसका एनोड 2 या मेन टर्मिनल 2। डिफरेंट एनालॉजीज इस्तेमाल होती हैं बुक्स के अंदर, तो इसलिए एनोड 2 भी कह सकते हैं इसको, मेन टर्मिनल 2 भी कह सकते हैं। डायोड के बारे में डायैक्स के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो ये नीचे नोट्स दिए हुए हैं, इस लिंक को क्लिक करें। थोड़े से एक आध पेज के नोट्स हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा है इसमें। डायैक को हम अगर इस फिगर में इसमें देखें तो इधर मैंने दो डायोड्स बनाए हैं बैक टू बैक। एक डायोड ये है, एक डायोड ये है, एक बैक टू बैक कनेक्शन है। इनके दोनों ये वाले कॉमन टर्मिनल्स को A1 कह रहा हूँ, उसको एनोड 2 A2 इसको कह रहा हूँ। जब आपके पास एनोड A1 मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड 2 होगा तो आप इस फॉरवर्ड रीजन के अंदर देखें इस, तो आप ये अगर ये देखें यहाँ से लाइन गई और इसका जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर पॉइंट आएगा, जो ही आप ये ब्रेक ओवर पॉइंट अचीव करेंगे तो डिवाइस के अंदर से रेटेड करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। इसी तरह रिवर्स रीजन के अंदर जब आप रिवर्स रीजन में भी ये ब्रेक ओवर पॉइंट आ जाएगा ये वाला, और जब आप इस ब्रेक ओवर पॉइंट को ब्रेक करेंगे तो डिवाइस इस तरह कंडक्ट करेगी और इसके अंदर से रेटेड करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों साइड्स पे ब्रेक ओवर पॉइंट तक वोल्टेज अप्लाई करनी है, फॉरवर्ड साइड पे भी और रिवर्स साइड पे भी। जब भी डायक ऑन हो जाता है तो फिर देखें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है। इस तरह जब इस डायरेक्शन में भी जब ऑन होगा तो इसके अक्रॉस ये वाली जो वोल्टेज होगी इस पॉइंट पे वो कम हो जाएगी। तो डायोड की डायैक की हम जो है जो देखें अगर इसकी ये एक एग्जांपल दी हुई है जहाँ पे डायोड एप्लीकेशन है उसकी, जहाँ पे डायैक इस्तेमाल हो रहा है। और ये डायैक मैंने आपको पहले भी कहा था कि डायैक्स नॉर्मली दूसरे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनको जो है ट्रिगर करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक ट्राईएक को ट्रिगर करने के लिए, एससीआर को ट्रिगर करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अगर इस सर्किट में देखा जाए तो ये आपके पास इस नेटवर्क में क्या हो रहा है कि आपके पास ये एक आर लगा हुआ है और ये आपके पास सी है। आर सी टाइम कांस्टेंट के लिहाज से ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब ये कैपेसिटर की वोल्टेज इस डायैक की वोल्टेज से इसके ब्रेक ओवर पॉइंट से ऊपर हो जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको इस एससीआर के गेट पे करंट प्रोवाइड होगी और एससीआर क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा। तो डायैक इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप सर्किट्स देखेंगे डिफरेंट या एससीआर को देखेंगे या इसके साथ आप ट्राईएक्स वगैरह को देखेंगे तो ये डायैक्स जो हैं ये आपके पास क्या करेंगे, ये आपके ट्रिगरिंग नेटवर्क के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर भी ये चीज़ दिखाऊंगा। अब हम एक और डिवाइस देखते हैं, दैट इज़ ट्राईएक, ट्राई आउट फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं इसको। ट्राई को हम एसी स्विच भी कहते हैं क्योंकि ये एसी के फ्लो को पॉजिटिव साइकिल के अंदर और नेगेटिव साइकिल दोनों के अंदर कंट्रोल करता है और इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। इसको हम एसी वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये देखें, ये आपके पास एक ट्राईएक का सिंबल है, इसमें आपके पास 3 टर्मिनल्स हैं। कॉमन आपके पास जो है वो गेट है, इसी तरह एनोड 2 है और एनोड 1, इसको भी हम मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल 1 भी कहते हैं।
तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको देखें तो ये बैक टू बैक दो SCR के कनेक्शंस हैं। ये आपके पास एक SCR1 है, ये SCR2 है, और इन दोनों के जो ये गेट टर्मिनल से जो सिग्नल आ रहा है और ये गेट इसका कॉमन है। और ये आप देखें इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस रीजन में जो ही आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके गए, आपने इधर गेट पे पल्स दी तो आपके पास एक SCR ऑन हो गया और आपके पास करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। इसी तरह रिवर्स रीजन के अंदर जब आप गए तो फिर आपने फिर दोबारा डिवाइस को गेट सिग्नल से ट्रिगर किया। अब नेगेटिव साइकिल के अंदर दूसरा जो आपके पास SCR है वो ऑन हो गया और आपके पास रेटेड करंट गुजरना शुरू हो गई। तो देखा जाए तो हम पॉजिटिव साइकिल के अंदर भी AC को कंट्रोल कर रहे हैं और नेगेटिव साइकिल के अंदर भी आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो ये आपके पास अगर इनपुट है जो लाइट ग्रे कलर के अंदर आपके पास इनपुट वेव फॉर्म है, तो अगर देखा जाए तो थोड़े से टाइम के बाद अगर देखें तो हमने एक SCR को जब ट्रिगर किया तो आपके पास ये वाला टाइम जो है ये आपके पास AC के जो SCR1 था उसने ब्लॉक कर दिया था और बाकी आपके पास वेव फॉर्म को इसने पास कर दिया। इसी तरह जब नेगेटिव साइकिल आया तो दूसरे SCR ने थोड़ा टाइम उसको ब्लॉक किया और ब्लॉक करने के बाद जब आपने दोबारा गेट पे पल्स दी तो ये बाकी नेगेटिव हाफ साइकिल आपके पास अपीयर हो गया। आप ये काम जब करेंगे तो इसको AC के टोटल एम्पलीट्यूड को जो आप कंट्रोल करेंगे, इसीलिए हम जो ट्राईएक है इसको AC वोल्टेज रेगुलेटर भी कह रहे हैं। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल या जब ये ट्राईएक किसी प्रैक्टिकल सर्किट के अंदर है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। नॉर्मली जो ट्राईएक्स हैं अगर आपके पास लो और मीडियम पावर एप्लीकेशन AC स्विचिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसे सर्किट जहाँ पे लार्ज लेवल ऑफ पावर नीडेड हो तो हम क्या करते हैं, दो थायरिस्टर्स या SCRs को बैक टू बैक लगा देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि SCR या थायरिस्टर्स की पावर रेटिंग अगर इंडिपेंडेंट डिवाइस की देखी जाए तो वो काफ़ी हाई होती हैं, पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये जो SCR हैं इनकी एप्लीकेशंस के अंदर लाइट डिमिंग सर्किट्स घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फ़ैन का जो आजकल मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि नॉर्मली जो घरों में आपने देखें जो फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्विच लगा हुआ है, उसको हम रोटेट करते हैं तो फ़ैन की स्पीड वेरी करती है। तो उसमें भी आप ट्राईएक को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस फॉर जनरल AC स्विचिंग एंड कंट्रोल। अगर मैं इस एग्जांपल को इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो ये आपके पास एक फ़ैन कंट्रोल है जो फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपके पास वही फ़ैन लोड लगा हुआ है, इनपुट AC यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए तो ये आपके पास एक ट्राईएक लगा हुआ है और इस ट्राईएक को ट्रिगर करने के लिए आपके पास क्या है, एक डाईएक है। तो जब आप नॉर्मल फुल स्पीड के ऊपर चल रहे हैं तो आपके पास ये कंप्लीट AC इसी तरह चल रही है। अगर आप इस R जो वेरिएबल रजिस्टर है इससे इस सर्किट का RC टाइम कांस्टेंट चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी ये जो इस डाईएक की जो ट्रिगरिंग पल्स होगी जो कि इस SCR को इस ट्राईएक को ड्राइव कर रही है वो वेरी करेगी। ये देखें थोड़े से टाइम के लिए वो ब्लैंक हुई और उसके बाद इसने ब्लैक में मैं बना देता हूँ कि थोड़े से टाइम के बाद ये आया AC सिग्नल। इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में थोड़ा सा टाइम लिया इसने और फिर आपके पास अब आपके पास जो जो इसका एम्पलीट्यूड वेरी करता जाएगा आप इस R जो वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है इसको आप इसके सर्किट के RC टाइम कांस्टेंट को या डायोड की ट्रिगरिंग को चेंज करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि फ़ैन की स्पीड कंट्रोल होगी। ये जो प्रीवियस सर्किट मैंने आपको दिखाया था उसका ये प्रैक्टिकल सर्किट एक बना हुआ है। अगर आप इसमें देखें ये आपके पास ट्राईएक है, इसका नंबर भी दिया हुआ है। ये ब्लू कलर की जो डिवाइस है ये आपके पास डाईएक लगी होगी। इसके अलावा ये आपके पास कैपेसिटर है, ये आपके पास वेरिएबल है, पोटेंशियोमीटर है और ये आपके पास रजिस्टर लगा हुआ है। और ये आपके पास जो कनेक्शन जा रहे हैं ये आपके पास AC मेंस के जा रहे हैं विद सीरीज कनेक्शन विद द लोड।
इसी तरह उसकी अगर वायरिंग अगर आपने देखनी है तो आप ये देख सकते हैं, इस जो वेबसाइट से आप ये सारा चीज़ें देख सकते हैं। तो इसको आप अपने जब इफ़ यू गेट टाइम तो आप ये एक सर्किट खुद भी बना सकते हैं, जिससे आप अगर कोई बल्ब वगैरह उसकी लाइट इंटेंसिटी को आप चेंज करना चाह रहे हैं अपने घर के अंदर, या स्पीड ऑफ दी फ़ैन चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप ये प्रैक्टिकल सर्किट खुद बना सकते हैं। और इस प्रैक्टिस से आपको ये होगा कि आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे ट्राई हैक हो गया, डाई हैक हो गया, इन दोनों का इस्तेमाल भी सीख जाएंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर। अब ये है कि पहले 4 लेक्चर्स के बाद जो है, अभी हमने मज़ीद भी कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़नी है, जैसे बीजेटीज़ हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या आपके पास मॉसफेट्स हैं, और या आईजीबीटीज़ हैं। तो ये 3 डिवाइसेस जो हैं, जो ये फर्स्ट 4 लेक्चर्स के बाद आप स्टार्ट कर देंगे, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स और 3 फेज़ के रेक्टिफायर्स। क्योंकि कंट्रोल अनकंट्रोल जो रेक्टिफायर्स हैं, उनके अंदर जो आपके पास जो 2 डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं वो SCRs ही हैं और डायोड्स हैं। तो DC DC कन्वर्टर स्टार्ट करने से पहले फिर एक लेक्चर में हम बाकी जो 2-3 डिवाइसेस रह गए हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू।